जोहार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लवासना जीएस कॉलेज क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हम लोग देख रहे थे मध्यकालीन झारखंड के विषय में देख रहे थे। उसमें क्या था न मुगल कालीन झारखंड को देख रहे थे। मुगल काल के पीरियड में झारखंड पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, झारखंड पर किस प्रकार उन्होंने शासन रखा था, उसके विषय में हम लोग देखे थे। तो उससे ही आगे बढ़ते हैं। अकबर कालीन को जैसे ही हम लोग खत्म करते थे वैसे ही हम लोग देखें कि अब हमें किस में जाना है, मध्यकालीन झारखंड में जाना है, जो अब जहांगीर काल का होगा। ठीक है, तो जहांगीर कालीन झारखंड में की शुरुआत करते हैं। और ये क्लासेस झारखंड में तमाम होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। जैसे अभी वर्तमान में नज़दीक में देखें तो जेएसएससी सीजीएल के लिए मस्ट सफिशिएंट होगा। साथ ही साथ जेपीएससी एवं अन्य जितने भी उच्च या निम्न पद के जितने भी एग्जाम होंगे सभी के लिए ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। झारखंड पेपर पूरे झारखंड पेपर को ये कम्प्लीटली फुलफिल करेगा। तो अब शुरुआत करते हैं जहांगीर कालीन झारखंड का। जहांगीर का समयकाल की बात की जाए तो इनका समयकाल कितना था, तो 1605 से लेके 1627 ईस्वी का इनका समयकाल रहा है। इसी में बात करें तो देखते हैं मुगल बादशाह जहांगीर के काल में मुगल जो है ना झारखंड संबंध में एक नए युग की शुरुआत हुई। अगर मुगल काल में बात की जाए जहांगीर के समयकाल को, तो कहा गया है कि झारखंड और मुगल के बीच के जो संबंध का एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नया युग की शुरुआत हुई। विशेषकर मुगल नागवंश, विशेषकर देखा जाए तो मुगल और छोटा नागपुर क्षेत्र में जो नागवंश रहते थे उन नागवंशों के बीच तथा मुगल चेरो वंश के संदर्भ में, साथ ही साथ देखें मुगल और चेरो वंश जो थे उनके संबंध में इसको जो ना नए युग की शुरुआत कही गई। आगे की ओर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं छोटा नागपुर खासकर नागवंश। ये छोटा नागपुर क्षेत्र में जो नागवंश थे उनके विषय में देखते हैं मुगल काल के समय में। तो मुगल इतिहास ग्रंथों में कोकर के नागवंशी राजा को जो ना जमींदार एक खान अलामा अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया है। देखिए तो जो ना जैसे हीराकुंड जो नदी थी उसमें जानते हैं कि उस समय जो है ना हीरे पाए जाते थे, जिसी के कारण जो है ना ये उस क्षेत्र का जो है ना राजा थे, जिसके कारण जो है ना इसको क्या कहते थे न जहांगीर इनको जमींदार एक खान अलामा कहते थे, यानी हीरे के खान का मालिक कहते थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का जो है ना वर्णन किया। ये जो है ना शंख नदी से जो उस समय हीरे पाए जाते थे उस नदी के विषय में जो है ना वर्णन किया। और हीरे प्राप्त करने वाली शंख नदी के विषय में हम लोग पिछली क्लासेस में जो अकबर का समय का उसमें भी देखे, और सफेद हाथी जो देखे थे उसमें भी हम लोग इसका जो है ना वर्णन देखते हैं, हीरे प्राप्त करने वाले ये नदी का। तब आगे की ओर जैसे बढ़ते हैं, स्पष्ट है कि जहांगीर को कोकर की नदियों विशेषकर जो है शंख नदी में मिलने वाले हीरो की जानकारी थी। उनको जाहिर सी बात है कि अगर इन राजा को जो ना तुजुक के जहांगीरी के नाम से जो ना नवाजा जा रहा है तो इसका मतलब है कि जहांगीर को ये पहले से पता था कि यहाँ की नदियों में क्या पाए जाते हैं, हीरे पाए जाते हैं। इस हीरे प्राप्त करने वाले विषय के बारे में उनको पहले से जानकारी थी, इसलिए वो कोकर के हीरे खानों पर अधिकार करना चाहता था। इसलिए जहांगीर क्या चाहते थे कि कोकर में जितने भी हीरे के खान हैं उन पर जो है ना उनका अधिकार हो जाए, यानी कि हीरे कहाँ से, खान से ही निकाले जाते हैं, तो उन खानों पर जो है इनका अधिकार हो जाए। जल्द ही उसे मौका मिल गया, और जल्द ही देखे तो उसको जो ना मौका मिल गया। कोकर के जो नए शासक दुर्जन साल जो मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था, यानी जो है ना दुर्जन साल जो था ये मधुकरण का क्या निकला, उत्तराधिकारी निकला। इन्होंने जो है ना गद्दी पर बैठते ही जो है ना मुगलों की अधीनता को जो है ना ठुकरा दिया। इन्होंने दुर्जन साल क्या थे, जो उनके पिता जो है उनके अधीनता स्वीकार कर चुके थे, मगर जैसे दुर्जन साल उनके गद्दी पर बैठा इन्होंने मुगलों की अधीनता को क्या किया, स्वीकार कर दिया और उन्हें सालाना कर देना बंद कर दिया, ठुकरा दिया। और उनके पिता जो सालाना कर देते थे पिछली क्लासेस में हम लोग देखें तो अब उनके पुत्र जो उत्तराधिकारी बने वो क्या किए ना, अब कर देने से मना कर दिया और उनकी अधीनता भी स्वीकार नहीं की और वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके राज करने लगे।
इससे जो है ना देखते हैं मुगल बादशाह जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का सूबेदार बनाया। और देखते हैं तो 1612 ईस्वी में क्या करते हैं, जफर खां को जो है बिहार का सूबेदार बना दिया जाता है तथा उसे जो है कोकर के हीरे खानों पर अधिकार करने का आदेश दिया और उनको जो है ना भेज दिया झारखंड के क्षेत्र में, कोकर के क्षेत्र में, और वहां पे कह दिया कि आप हीरे के खानों पर अपना अधिकार जमाइए। किंतु दुर्भाग्यवश जफर खां अचानक बीमार पड़कर मर जाता है। किंतु जो है देखते हैं कि दुर्भाग्यशाली रहा ये कि जफर खां जिनको जो है भेजा गया था हीरे के खानों पे जो है अधिकार जमाने के लिए, उनकी जो है किसी कारणवश किसी बीमारी से जो है बीमार होकर जो है वो मर गए। इसके बाद जो है ना जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को जो ना बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। जैसे ही जो ना जफर खां की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात उनके स्थान पर क्या किया था, इब्राहिम खां को सूबेदार के रूप में बिहार का नियुक्त किया जाता है और उन्हें जो है ना कोकर और उसे जो ना कोकर के खानों पर अधिकार करने का आदेश देता है और उनको जो ना कोकर के खानों पर भेज देता है और कहता है कि जाइए आप उस स्थान पे जो है अधिकार जमाइए। इब्राहिम खान ने बिहार पहुंचते ही एक फौज तैयार किया। उन्होंने जैसे ही इब्राहिम खान को सूबेदार बनाया और वो जो है दिल्ली से जैसे बिहार को पहुंचते ही उन्होंने क्या किया, एक फौज तैयार किया और जो है कोकर के शासक दुर्जन साल के राज्य की ओर कूच किया और उन्होंने जो है जैसे ही एक सेना बना ली, उस सेना को लेकर क्या किया, वो जो है ना कोकर के जो शासक थे दुर्जन साल, उनकी ओर जो है कूच कर दिया, उनकी ओर आगे बढ़ने लगा। दुर्जन साल ने अपने दूत को हीरे तथा हाथी देने के प्रस्ताव के साथ भेजा। जैसे दुर्जन साल को पता चला कि वहां से जो ना सेना निकल चुकी है आक्रमण करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया ना, अपने दूत को भेज दिया और भेज कर ये दूत को कह के भेजा कि यहाँ से हम आपको हीरे तथा हाथी दोनों देंगे, बस आप यहाँ पे युद्ध मत कीजिए। किंतु इब्राहिम खान ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। किंतु इब्राहिम खान ने अब क्या किया, इस प्रस्ताव को जो ना ठुकरा दिया। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए बढ़ने लगे और बढ़ते हुए दुर्जन साल को जो ना घेर लिया। तेजी से आगे बढ़ा और दुर्जन साल को जो ना घेर लिया तथा बंदी बना लिया। घेर कर जो है उनको क्या किया, बंदी बना लिया गया। अब क्या हुआ, इब्राहिम खान ने दुर्जन साल और उसके परिवार के सदस्यों को जो ना सदस्यों से सारे के सारे जो ने हीरे छीन लिए। इब्राहिम खान ने बंदी दुर्जन साल को उसके हीरे वो जो है ना 23 हाथियों के साथ जो है ना मुगल दरबार में भेज दिया। अब क्या किया, जैसे उनके प्रस्ताव को रोक दिया, उनके प्रस्ताव को अमान्य कर दिया, उनसे मानने से अस्वीकार कर दिया, तैसे जो है वो उनके दुर्जन साल के राजमहल में घुस गए और उनको जो है ना बंदी बना लिया। साथ ही साथ उनके परिवार वालों को भी बंदी बना लिया और उनसे जितने परिवार वालों से जितने हीरे जवाहरात जो भी प्राप्त हुए वो सभी जो है ना सभी उन्होंने छीन लिया और छीनने के साथ ही साथ जो है ना वहां से जो है 23 हाथी प्राप्त किए और 23 हाथी के साथ जो है ना उनको दरबार में भेज दिया गया। मुगल बादशाह जहांगीर ने दुर्जन साल को बंदी बनाकर ग्वालियर के जो है ना सभी व्यक्तियों को जो है ना ग्वालियर के जो है किले में भेज दिया और उनको क्या किया ना, ग्वालियर के किले में जो है ना भेज दिया, जहां 12 वर्षों तक जो है ना 1615 से 1627 तक जो है ना कैद रहा, जहां उन्होंने जो है ना 12 वर्ष तक जो है ना जेल में कैद रहे और जो है ना कोकर अभियान से जुड़े सभी व्यक्तियों को जो है ना बादशाह जहांगीर ने जो है ना पुरस्कृत किया और कोकर विजय जो कोकर के लिए जो ना अभियान में जो ना भेजा गया था सभी को, जैसे इब्राहिम खां और उनके साथ जितनी सेना थी सभी को क्या किया, उन्होंने जहांगीर ने अपने दरबार में जो ना सबको पुरस्कृत किया। अभियान के नेता जो इब्राहिम खां थे उनको जो है ना 4 हजारी मनसबदार बनाया गया तथा उसे जो है ना फाथ जंग की उपाधि दी गई। उनको जो है ना 4 हजारी मनसबदार जो है ना बनाया गया और साथ ही साथ जो है ना उनको जो है ना फाथ जंग की उपाधि इब्राहिम खां को दी गई जहांगीर के द्वारा। जो हीरा नागवंशी शासक दुर्जन साल के लिए दुर्भाग्य का कारण बना। यही जो है ना ज्योतिषी की माने तो ज्योतिष लोग जो है कहते हैं कि यही जो है हीरा जो है ना दुर्जन साल के राज्य के लिए जो है ना दुर्भाग्य साबित हुआ, क्योंकि अगर हीरे की जानकारी अगर जहांगीर को नहीं प्राप्त होती तो दुर्जन साल को जो है ना वो उस क्षेत्र को जीतने में वो अपना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। वही उसकी मुक्ति का कारण भी जो न बना और यही जो न हीरे जो न उनके मुक्ति का कारण भी बना। 1527 ईस्वी में जब मुगल दरबार में एक हीरे का असलियत को लेकर विवाद पैदा हो गया तो बादशाह जहांगीर ने हीरे के
परखी के रूप में जो है ना प्रसिद्ध दुर्जनशाल को ग्वालियर के किले से शाही दरबार बुला लिया गया। अब देखते हैं कि 1527 ईस्वी का समय ऐसा काल रहा था जब जो है ना मुगल जो है ना दरबार में जो है ना जहांगीर को असली हीरे और नकली हीरे में फर्क जो है ना पता नहीं चल पा रहा था। उसको लेके एक विवाद हो गया था, तो उस विवाद में वो लोग नहीं पहचान पा रहे थे कि इसमें से असली हीरा कौन सा और नकली कौन सा। तो उसी समय जो है ना जो उनका दुर्भाग्य बना था दुर्जनशाल का, वही जो उनका सौभाग्य बन के वापस लौटा। और तब जो है ना हीरे के परख के लिए क्या किया, ग्वालियर के किले से जो है ना दुर्जनशाल को बाहर निकाला गया और उनको फिर मुगल दरबार में जो है ना लाया गया और मुगल दरबार में उस हीरे की पहचान के लिए उनको बुलाया गया। और वही जो है ना दुर्जनशाल ने हीरे की पहचान कर ली। और वहीं पे क्या करते हैं, दुर्जनशाल जो हीरे को पहचान लेते हैं, इसमें से कौन असली है कौन नकली। खुश होकर बादशाह जहांगीर ने उसे शाह की पदवी दी। खुश होकर जहांगीर ने उनको क्या कर दिया, अब दुर्जनशाल को जो ना एक शाह की जो ना उपाधि दे दी। और उपाधि देकर उनको क्या किया, वहां कैद से जो ना मुक्त कर दिया। साथ ही जहांगीर ने उसका खोया हुआ राज्य भी उसे लौटा दिया। साथ ही साथ देखते हैं कि जहांगीर ने अब उनको वही राज्य क्षेत्र जो उनको खोया हुआ जो क्षेत्र था जिसको इन्होंने जीत लिया था, वही क्षेत्र अब उनको जो है ना लौटा दिया। बदले में दुर्जनशाल ने 6,000 रुपए सालाना कर देना स्वीकार कर लिया। अब जैसे उनको उनका क्षेत्र लौटा दिया और कैद से आजाद कर दिया, तो दुर्जनशाल ने झारखंड के जो क्षेत्र था उनका, वो क्षेत्र जो है उनका लौटा दिया। और उन्होंने जो है ना अब स्वीकार किया उनकी अधीनता और कहा कि मैं 6,000 रुपए वार्षिक सालाना देकर आपको कर भेजता रहूंगा उस क्षेत्र से। फिर आगे देखते हैं अब पलामू का चेरो वंश। अब बात करते हैं छोटा नागपुर से जैसे आगे बढ़ते हैं, अब पलामू का जो है चेरो वंश का विषय में जानते हैं। तो जहांगीर के समय जो है ना मुगल चेरो संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रह गए। मतलब अगर इस समय की बात की जाए तो ये समय जो है ना बहुत सौहार्दपूर्ण जो है ना नहीं रहा। इसका मतलब बहुत अच्छी भी नहीं रही। ठीक है, वर्ष 1607 ईस्वी में जो ना अफजल खां, जिसको जो ना अबुल फजल का पुत्र ये अफजल खां था, को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। इनको जो ना बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया था, नियुक्त किया गया। बादशाह जहांगीर की आज्ञा से उसने क्या किया, पलामू पर आक्रमण किया। किंतु 2 हफ्ते के भीतर एक असाध्य रोग से उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे उन्होंने जो है ना उनको वहां पे जो है आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर ही देखे तो उसके असाध्य रोग से जो ना किसी न किसी कारणवश उनकी अफजल खां की मृत्यु हो गई। यह जो ना अभियान अधूरा रह गया। जैसे अफजल खान की मृत्यु होती है, ये जो है अभियान अधूरा रह गया। उसके आक्रमण के समय पलामू का चेरोवंशी शासक जो है ना अनंत राय था, जो ना भगवत राय का उत्तराधिकारी था। उन्होंने जो ना अफजल खान ने जिस समय पलामू पर आक्रमण किया था, उस समय की बात की जाए तो पलामू चेरो में जो ना चेरो वंश जो के राजा जो थे वो अनंत राय थे। और अनंत राय कौन थे, तो भगवत राय का उत्तराधिकारी थे, जिसको हम लोग क्षेत्रीय राजवंशी में पढ़ चुके हैं। क्षेत्रीय राजाओं के विषय में ही हम लोग पढ़ चुके थे। अब जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे की ओर बढ़ने में क्रम में क्या देखते हैं, तो देखते हैं वर्ष 1612 ईस्वी में अनंत राय के मरणोपरांत, यानी अनंत राय के जो है ना मरने के बाद सहबल राय पलामू का शासक बना। सहबल राय जो थे वो पलामू के शासक बने। वह जो है ना अत्यंत शक्तिशाली शासक था। और ये जो है ना सहबल राय जो है ना अत्यंत शक्तिशाली शासक था। उसने जो ना उसने क्या किया, सड़क ए आजम पर जो है ना चौपारण जो कहा है हजारीबाग, और सड़क ए आजम यानी आधुनिक जो जीटी रोड नाम है उसको कहा गया है, जिला में स्थित है। ये जो है ना सड़क ए आजम जो है ना पर जो है ना चौपारण तक जो है ना अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा लिया था। इन्होंने क्या किया था, सड़क ए आजम जो जीटी रोड है वहां से लेकर जो है ना चौपारण जो हजारीबाग जिला में पड़ता है वहां तक जो ना अपना प्रभाव क्षेत्र जो ना बढ़ा लिया। वो जो है ना बंगाल की ओर आने जाने वाले मुगल काफिले को लूट लिया करता था। वो जो है ना जो बिहार से जो ना बंगाल की ओर वो लोग जाते थे, मुगल के लोग जो जाते थे वहां से जो ना व्यापार वगैरह करते थे, कुछ सामान को वहां से यहाँ ले जाने का काम करते थे। उनको क्या करते थे, ये जो ना काफिला बनाकर जो ना सबर राय क्या करते थे, लूट लिया करते थे। इससे जो ना जहांगीर बहुत
क्रोध हुआ। इससे जो है ना जहांगीर जो है ना बहुत क्रोधित हुए। उसने जो है ना मुगल अधिकारियों को सहबर राय को पकड़कर दिल्ली लाने का आदेश दे दिया। अब इन्होंने क्या किया, उनके लूटपाट से ये इतने क्रोधित हो चुके थे कि जहांगीर ने आदेश दे दिया, अपने जो है ना अधिकारी, जो उनके दरबारी अधिकारी होते थे, उनको आदेश दिया कि आप सहबर राय को जो है ना पकड़कर बंदी बनाकर आप दिल्ली में उसको लेकर आइए, यानी मुगल दरबार में आप ले आइए। दिल्ली में शरीर सौष्ठन के धनी सहबल राय को बादशाह जहांगीर ने जो ना मनोरंजनार्थ एक बाघ से निहत्थे लड़ने को कहा। उन्होंने क्या किया, अब उनका कद काठी इतना अच्छा था सहबर राय का कि उनको देखते हुए अब क्या किया जहांगीर ने, निहत्थे होकर शेर से लड़ने के लिए कह दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए निहत्थे लड़ने को कहा। इस जो न असमान द्वंद्व युद्ध में सहबल राय मारा गया। ये जो है ना शेर के साथ जो इनको लड़ने को कहा गया सिर्फ मनोरंजन के लिए और बिना हथियार के लड़ने को कहा, निहत्थे जो लड़ने को कहा। इससे क्या हुआ, इनको जो ना सहबल राय को शेर जो ना मार देते हैं और इनको मृत्यु हो जाती है। अपने राजा की मृत्यु का समाचार मिलने पर चेरों ने सीमावर्ती मुगल प्रदेशों से उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जैसे ही जो है उनके प्रजा को, सहबर राय के प्रजा को पता चलता कि अब उनके राजा नहीं रहे, तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रदेश में मुगलों के प्रति जो है उत्पात जो है मचाना शुरू कर दिया। मुगल अधिकारियों ने चेरों के उत्पात का दमन कर दिया और जो उत्पात वहां पे अपने क्षेत्र में मचा रहे थे अपने राजा की मृत्यु के कारण, तो वो उत्पात जो है इनके अधिकारियों ने क्या किया, कुचल दिया, दबा दिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण। विष्णुपुर और पंचेत पर आक्रमण की बात की जाए तो जहांगीर के शासनकाल में देखते हैं पंचेत जो वर्तमान में वेस्ट बंगाल में पड़ता है। पंचेत, ये बेसिकली अगर पंचेत को देखना चाहे तो डीवीसी जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दामोदर वैली नदी है उसी के किनारे बसा ये जो ना झारखंड और बंगाल का जो ना बॉर्डर एरिया, ये पंचेत पड़ता है। जहांगीर के शासनकाल में मानभूम के विष्णुपुर पर जो है ना मुगलों ने अधिकार कर लिया। अगर मानभूम जो वर्तमान धनबाद को मानभूम कहते थे, इनके जो है ना विष्णुपुर जो क्षेत्र था उनको जो है ना मुगलों ने अधिकार कर लिया। बिहार के मुगल सूबेदार, यानी बिहार का जो मुगल सूबेदार जो बनाया गया था अफजल खान ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खां से मिलकर पंचेत के जमींदार वीर हमीर पर आक्रमण कर दिया। वीर हमीर ने बिना प्रतिरोध के सेनापति शेख कमाल के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, जो पंचेत के जो राजा थे उन्होंने जो है ना उनके सामने क्या किया, उन पर बिना आक्रमण किए उन्होंने क्या कर दिया, अपना आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी अधीनता को इन्होंने स्वीकार कर लिया। आगे देखते हैं विद्रोही जो है ना विद्रोही शहजादे खुर्रम। अब देखते हैं विद्रोही जो थे वो शहजादे खुर्रम यानी बादशाह का जो शाहजहां था का राजमहल आगमन। बादशाह का शाहजहां जो खुर्रम थे वो उनका जो है ना राजमहल में आगमन। मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां के राजनीतिक मामलों में दखल अंदाजी से त्रस्त दक्षिण के सूबेदार, इनके जो है ना दखल अंदाजी से जो है ना त्रस्त थे सूबेदार, दखल अंदाजी से त्रस्त थे। और सूबेदार शाहजादा खुर्रम वो जो है ना इनका जो है ना यानी जहांगीर का जो बेटा पुत्र था उनको जो है ना शाहजादा खुर्रम के नाम से कहते हैं। उन्होंने जो है ना 1622 में विद्रोह कर दिया और जो है ना वर्धमान होता हुआ राजमहल पहुंचा। ये क्या किया, अपने ही पिता से जो है ना विद्रोह कर दिया और वहां से जो है भाग कर क्या किए, वर्धमान होते हुए जो है ना राजमहल पहुंचे। वर्धमान जाते हुए जो है ना ये जो है ना राजमहल पहुंच गए और वहां जो है ना उसका सामना करता हुआ बंगाल का मुगल सूबेदार इब्राहिम मारा गया और उनका जो है ना सामना कर रहा था खुर्रम का, और उनका उसी बीच में उनको रोकने के बीच में, सामना करने के बीच में ही इन्होंने क्या किया, युद्ध में जो ना मुगल सूबेदार जो बंगाल के थे इब्राहिम, वो जो है ना मारा गया और राजमहल पर जो है ना शहजादे खुर्रम ने अधिकार कर लिया। अब जो है ना उनके जो सूबेदार बंगाल के जिनको सूबेदार बनाया गया था जहांगीर ने, उनको जो है ना इनके शहजादे ने मार डाला और मारने के बाद जो है ना उस पर क्षेत्र पर जो है ना खुर्रम
ने अधिकार कर लिया। खुर्रम यानी जो है ना जहांगीर के पुत्र का नाम खुर्रम है। बाद में जो है ना बादशाह जहांगीर ने सुलह हो जाने पर वो पुनः दक्षिण जो है ना भारत लौट गया। और बाद में जैसे ही जो है ना जहांगीर के साथ सुलह हो जाता है तो पुनः वो जो है ना दक्षिण भारत जो है ना खुर्रम लौट जाता है। अब देखते हैं शाहजहां कालीन झारखंड। शाहजहां कालीन जो है ना झारखंड के विषय में देखते हैं। तो इसका समय काल क्या रहा? 1628 से लेकर 1658 ईस्वी का ये काल था। इसमें देखते हैं मुगल बादशाह शाहजहां के काल में मुगल एवं झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों के साथ जो है ना राजनीतिक संबंध इस प्रकार रहे हैं। अब देखते हैं कि इनके समय काल में जो है ना झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों यानी झारखंड में पहले से जो ऑलरेडी क्षेत्रीय राजवंश थे, इसको जो है ना क्षेत्रीय राजवंशों को हम लोग पिछली क्लास में ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनके साथ जो है राजनीतिक संबंध इस प्रकार था। किस प्रकार? तो देखते हैं। छोटा नागपुर खासकर जो है ना नागवंश। अब छोटा नागपुर क्षेत्र का जो नागवंश थे उनके विषय में अब देखते हैं। तो उसमें देखते हैं नागवंशी शासक दुर्जनशाल का नाम आता है। नागवंशी शासक जो थे दुर्जनशाल, उनका नाम आता है। अब देखते हैं कि नागवंशी शासक किनके? दुर्जनशाल, जो जहांगीर द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद छोड़ दिया गया था। ठीक है, अब जो हम देखते हैं छोटा नागपुर खासकर नागवंश के विषय में देखते हैं। तो बंदी बनाकर इनको क्या किया था? जो है हीरे की पहचान इन्होंने कर लिया। तो जिसके उपरांत जो है ना उनसे खुश होकर जो है ना उनको जो है ना छोड़ दिया और उन्होंने 6000 वार्षिक कर देकर जो है ना उनका जो है ना आधिपत्य जो है ना स्वीकार कर लिया। ठीक है, और उनको जो है ना उनका क्षेत्र लौटा दिया और वो जो है ना दुर्जनशाल अपने क्षेत्र में ही अब शासन जो है ना करने लगे। तो 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी कोकर जो खुखरा लौटा, उसने जो है ना 1640 ईस्वी तक जो है ना शासन किया। जैसे ही उन्होंने 1627 ईस्वी में उन्होंने हीरे की पहचान कर ली थी तो उनसे खुश होकर क्या किए थे? उनको जो है ना छोड़ दिया और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मैं आज से जो है ना मुगल के अधीन जो है ना अपना राज्य करूंगा, राज्य क्षेत्र को करूंगा और 6000 रुपये वार्षिक कर के रूप में मैं आपको देता रहूंगा। तो उसने खुखर के स्थान पर जो है ना दौसा को राजधानी बनाया। अब इन्होंने क्या किया था? जो खुखरा जो है ना उनका राजधानी था उस समय, छोटा नागपुर का जो है ना राजधानी अगर कहा जाए तो खुखरा को उसने रखा था। तो अब क्या किया इन्होंने कि वहां से परिवर्तित कर जो है ना दौसा बनाया। और राजधानी परिवर्तन मूलतः सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। और राजधानी जो यहाँ से वहां जो है ना परिवर्तित किया गया था, ये जो है ना सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। सामरिक दृष्टि से नई राजधानी अधिक सुरक्षित थी। अगर सामरिक दृष्टि से देखा जाए यानी मैं जो है ना चारों तरफ के क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो वो जो है ना राजधानी काफी ज्यादा सुरक्षित दिखाई देती है। तीन और पहाड़ी, तीन जो है ना ये सामरिक दृष्टि में बात करें तो तीन और जो है ना ये जो है ना पहाड़ी से घिरे हुए थे। तीन तरफ से पहाड़ी थी तथा एक और नदी थी। तीन तरफ से पहाड़ी थे और एक तरफ से जो है ना नदी थे, जिसको जो है ना दक्षिणी कोयल नदी के नाम से हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसके विषय में डिटेल्स में। से जो है ना ये घिरा हुआ स्थान था जो प्रायः दुर्भेद था। ये प्रायः जो ना इतना, अर्थात ये जो है ना तीन और पहाड़ी से जो घिरे हुए थे, ये जो है ना काफी दुर्गम जो है ना रास्तों से होकर गुजरता था और एक तरफ से जो ना नदियां थी, उस नदियां को पार करना भी आसान नहीं था, जिसके कारण जो है ना ये सामरिक दृष्टि से काफी ज्यादा सुरक्षित था। दुर्जनशाल ने अपनी नई राजधानी दौसा में अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाया। ये जो है ना जैसे ही दौसा में गए तो कहीं भी राजधानी जैसे भी स्थापित करते ना तो उस नगर को सबसे पहले डेवलप किया जाता था। उन्होंने डेवलपमेंट के रूप में क्या किया? तो अनेक सुंदर जो है ना भवनों का निर्माण करवाया, जिससे जो है ना नवरत्नगढ़ नामक राजप्रसाद, नवरत्न जिसको जो है ना नवरत्न नाम दिया गया और जिसको जो है ना राजप्रसाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। ये जो है ना नवरत्नगढ़ जो था नई राजधानी, जिसको जो है ना इतना भवन बनाया गया जिसके कारण जो उसको नवरत्नगढ़ कहा गया। और इसमें से देखे जाए तो राजप्रसाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण भवन था। ये एक राजप्रसाद नाम का भवन था, वो सबसे ज्यादा जो है ना महत्वपूर्ण भवन था। दुर्जनशाल ने मुगल बादशाह की देखा देखी में इस भवन में झरोखा दर्शन की व्यवस्था की गई। अब जैसे जो ने इनको बंदी बना के ले गया था तो उस बंदी बनाने के दौरान जो ने इन्होंने देखा कि मुगल क्या कहते हैं, एक झरोखा दर्शन लगाते हैं। झरोखा दर्शन, ये झरोखा दर्शन होता क्या था कि एक राजा अपने प्रजा से जो ना हफ्ते में, महीने में या साल में जो ना एक बार झरोखा दर्शन लगाते थे और वो तो है ना पर्दा के पीछे से रह के जो है ना
राजा अपना दर्शन जो है ना प्रजा को दिया करते थे, तो उनसे जो है ये काफी प्रभावित हुए थे, और वो जो है ना झरोखा दर्शन इन्होंने भी अपने राज्य में व्यवस्था कर दिया, इसकी स्थापना कर दी। इसी तरह जो ना राजा झरोखे से प्रजा को दर्शन देता था, यानी जो है ना राजा एक झलक अपना चेहरा दिखा देता था प्रजा को, बस हो गया, उसी को जो है ना झरोखा दर्शन कहते हैं। दोयसा के स्थापत्य कला, दोयसा में जो यानी जो है ना मूर्ति कला की बात की जाए तो जो है ना मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव जो है ना स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जैसे ही जो है इनको दुर्जन राय को जो है ले गया था, वहां गिरफ्तार कर लिया था, बंदी बनाकर ले गया था, तो वो जो ना बंदी कारागार में जितने भी दिन रहे, तो उन्होंने देखा मुगल दरबार में बहुत ऐसी ऐसी चीजें जिनको जिनको देखकर जो ना वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए, काफी ज्यादा आकर्षित हुए। उनमें से देखते हैं एक जो ना स्थापत्य कला भी वहां का। तो उन्होंने क्या किया, अब जो नए भवन बनाए, उन नए भवनों में जो ना उन्होंने मुगल स्थापत्य कला का जो ना प्रभाव काफी हद तक दिखाई देता था। उसी के नक्शे कदम पर अब इन्होंने भी यहाँ उसी प्रकार की स्थापत्य कला में यहाँ पे भवन और मूर्तियों का निर्माण करवाया। दोयसा लगभग 100 वर्षों तक नागवंशियों की राजधानी बना रहा। दोयसा की बात किया जाए तो जैसे ही परिवर्तन किया, दोयसा बनाया, ये दोयसा जो है ना लगभग 100 वर्षों तक जो है ना नागवंशियों का राजधानी बना रहा। अगर बात की जाए तो 100 वर्ष काफी लंबे समय होते हैं, तो इन 100 वर्षों तक जो है ना यहाँ राजधानी वैसे ही बनी रही, क्योंकि ये सामरिक रूप से जो है ना काफी महत्व था और काफी ज्यादा सुरक्षित बन रहता था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दुर्जन साल के मनोरांत, यानी जैसे इनको जो ना मृत्यु होती है, उनका जो ना उत्तराधिकारी रघुनाथ शाह, उनका उत्तराधिकारी कौन, रघुनाथ शाह, जिनका शासन कर रहा था 1640 से जो ना 1690 ईस्वी का रहा था। ये जो है नागवंशी शासक बनाए, ये जो है ना क्या हुए कि नागवंशी शासक बने। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रघुनाथ शाह के शासन काल के आरंभ में खानजादा जो मुगल सैन्य अधिकारी होते थे, ने राघवंशी राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब जो है ना इनके मुगल के जो ना सूबेदार वगैरह जो सैन्य अधिकारी थे, खानजादा, इन्होंने क्या किया कि नागवंशी राज्य पर जो ना आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण के स्वरूप क्या होता है देखते हैं। रघुनाथ शाह ने एक मामूली रकम के रूप में बादशाह शाहजहां को देना मंजूर कर संधि कर ली। अब इन्होंने क्या किया, जैसे जो है ना खानजादा ने आक्रमण किया, उनके पिता की मृत्यु के पश्चात, उनकी पिता तो ठीक है, जैसे दुर्जन साल ने क्या किया था, एक संधि कर लिया था। संधि के तहत जो है क्या किया था कि 6000 प्रतिवर्ष जो है वो रुपए देने के लिए स्वीकार कर लिए थे। तो अब जैसे उनकी मृत्यु होगी, तो अब उनके पुत्र इस रकम को अब निरंतर आगे नहीं दे रहे थे, जिसके कारण जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, मुगल दरबारी ने क्या किया कि मुगल शाह ने जो है वहां पे अपने जो है दरबारी सैनिक रहते थे, उनको कह दिया कि आप जाइए और उनके राज्य में जो है आक्रमण कीजिए और उसको बंदी बनाकर मेरे पास ले आइए। तो खानजादा को भेजा गया था, तो उसी बीच में जो है नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया, और रघुनाथ शाह ने एक मामूली रकम कर के रूप में, मामूली से एक रकम दे दिया, जिसको टैक्स के रूप में बादशाह शाहजहां को देना मंजूर कर लिया। अब ये भी जो है स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अब हम भी जो है ना आपको कर के रूप में पैसे प्रतिवर्ष के दर से देते रहेंगे। आगे देखते हैं तो देखते हैं पलामू का चेरो वंश। पलामू का जो है ना चेरो वंश है, अब इनके विषय में देखते हैं। तो पलामू के जो है ना चेरोवंशी शासक, यानी पलामू के जो है चेरोवंशी शासक थे, कौन थे, प्रताप राय। ये जो है ना सहबर राय का उत्तराधिकारी। ये सहबर राय को हम लोग जो है ना क्षेत्रीय उत्तराधिकारी वाला में चैप्टर में हम लोग पिछले क्लासेस में ही हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो प्रताप राय उन्होंने वो जो क्या एक शक्तिशाली शासक थे। ये जो ना प्रताप राय की अगर बात की जाए तो ये जो ना काफी शक्तिशाली शासक थे उसके समय में। उन्हीं के समय में बात की जाए तो पलामू का जो चेरो राज्य था, ये जो है ना अत्यंत समृद्ध था, मतलब अत्यंत जो है ना धन संपदा एवं व्यवस्था में जो है ना काफी ज्यादा वहां पे समृद्धि थी, खुशहाली थी। ठीक है, तो काफी समृद्ध माना गया। पुराना पलामू का किला का निर्माण उसी के समय में हुआ। अगर बात की जाए पलामू का जो किला था उसका निर्माण जो है ना प्रताप राय के समय में ही हुआ। उसके जो ना शासन काल में पलामू पर मुगलों के जो है ना कई आक्रमण हुए। ये जो है ना प्रताप राय के शासन काल में अगर देखा जाए तो इनके समय में जो है ना मुगलों का काफी ज्यादा आक्रमण हुए, और मुगलों का आक्रमण होने का रीजन ये है
कि अगर आप समय पे कर नहीं दे रहे तो आप पे आक्रमण किया जाएगा, या तो आप उनका अधीनता अगर स्वीकार नहीं कर रहे तो आप पे आक्रमण होगा। तो कई आक्रमण हुए इनके समय में। तो जैसे ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1632 ईस्वी की बात आती है। तो उसमें देखते हैं कि बिहार के जो मुगल सूबेदार थे अब्दुल्ला खां को जो ना पलामू का क्षेत्रीय जागीर के रूप में दिया गया है। पलामू का क्षेत्र जो था उनको जो है ना अब्दुल्ला खां को जो ना जागीर के रूप में दिया गया, जहां का सालाना कर जो है ना 1,36,000 रुपए तय किया गया। अब जैसे ही जो ना बिहार का मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खां इनको क्या किया कि पलामू का जो क्षेत्र था प्रताप राय जिस पे राज करते थे वो जागीर के रूप में अब इनको अब्दुल्ला खां को दे दिया और कहा कि आप यहाँ पे अपना क्षेत्र में अधिकार कीजिए और आप उसके बदले में क्या कीजिए ना 1,36,000 रुपए प्रति सालाना कर के रूप में आप हमें देते रहिए। वही कुछ समय पहले की बात देखें तो वो क्या था ना कि बहुत कम रुपए दिए जाते थे। जैसे कि उनका देखें हम लोग तो 6,000 वार्षिक कर के रूप में वो देते थे, मगर अब जो है ना इतना ज्यादा रेवेन्यू आता था जिसके कारण जो है ना 1,36,000 तक का डिमांड कर दिया। कर की बढ़ी हुई राशि के कारण सूबेदार ने प्रताप राय से जो है ना अधिक से अधिक धन वसूलने का प्रयास किया। अब जो ना इनका जो ना अब्दुल्ला खां को जो ना सूबेदार बनाया था, बिहार के मुगल सूबेदार थे और इनको कहा गया था कि आपको जो ना पूरा बिहार सूबेदारी से इकट्ठा करके जो ना आपको इतना रकम आपको सालाना देना होगा। अब इतनी बढ़ी हुई रकम को देना किसी के लिए मुमकिन नहीं था, तो उस पॉसिबिलिटी को इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए क्या करते थे वो, तो बाहर के जो लगे हुए जितने राज्य वगैरह होते थे उनको जो है इन्होंने क्या किया, आक्रमण करके वहां से लूटने और धन वसूलने के क्रम में जो है ना उन्होंने आक्रमण कर दिया। उन्हें धन वसूलने के प्रयास किया, आक्रमण करके जितना भी धन हो सके उनसे वसूलने का प्रयास किया। निरंतर बढ़ती मांग को देखते हुए अब जो है ना जैसे मुगल सरदार की जो है ना मुगल राजा का क्या होता था कि मतलब अब कर बढ़ते जाता था। अब कर की बढ़ी हुई राशि को देखते हुए क्या हुआ कि प्रताप राय ने कर देना ही बंद कर दिया। अब इतना ज्यादा अगर किसी से आप पैसा मांगते रहिएगा तो जबकि उसके रेवेन्यू में उतना पैसा आता ही नहीं है, कर के रूप में उनको जनता से उतना पैसे प्राप्त ही नहीं होते थे और वो अपने रकम बढ़ाते जाता था। यानी अगर उनको कर ज्यादा देना है तो कहाँ से देना पड़ता है, जनता से लेकर देना पड़ता। अगर जनता पे ज्यादा अगर कर लगा दिया जाता तो फिर जनता तो भूखे मर जाते। तो उस कंडीशन में क्या किया प्रताप राय ने अब कह दिया कि हम मुगलों को जो है ना कर नहीं देंगे। ठीक है, युद्ध में व्यस्त रहने के कारण जो ना अब्दुल्ला खां कोई जो ना कार्रवाई नहीं कर सका और इसी कारण जो ना इन्होंने कर देने से मना कर दिया। और युद्ध में वो भी जो ना अब्दुल्ला खां जो सूबेदार थे बिहार के, वो क्या थे कि युद्ध में इतने मसरूफ हो गए कि अब उनको जो ना इस बात से ध्यान नहीं रहा। आगे देखते हैं शाइस्ता खां का आक्रमण देखते हैं। तो इनका आक्रमण का कार्य रहा 1641 से 1642 ईस्वी का रहा। मुगल बादशाह शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार बनाया। अब जैसे कि देखते हैं जो पिछला जो है ना अब्दुल्ला खां जो ना सूबेदार था बिहार का, अब मुगल शासक ने क्या किया कि बिहार में जो है ना शाइस्ता खां को उनका जो है ना बिहार का सूबेदार बना दिया और इनको जो है ना हटा दिया और नियुक्त किया, नए सूबेदार की जो है नियुक्त किया और उसे पलामू का अधिकार करने का आदेश दिया। और उनको उससे क्या कह दिया, यही जो प्रताप राय जो कहे कि हम अब कर नहीं देंगे, तो उस क्षेत्र में जो है उनको कह दिया कि आप जाइए और पलामू का क्षेत्र में अपना अधिकार जमाइए। शाइस्ता खां दल बल के साथ 12 अक्टूबर 1641 ईस्वी को जो ना पलामू के लिए कूच करता है। ये जो है ना जैसे ही इनको आदेश दिया गया कि पलामू में जाके कब्जा करना आपको, तो वो जो है ना अपने वहां से सेना के साथ निकल गए। और कब निकले, 12 अक्टूबर 1641 को जो है ना पलामू के लिए निकल गए और जो है ना पलामू के लिए कूच किया। जब मारकाट मचाती हुई मुगल सेना पलामू के किला में एकदम नजदीक पहुंच गया, जैसे ही जो है मुगल सेना प्रवेश कर रहा था पलामू के किला की ओर, तो उन्होंने क्या किया, रास्ते से ही जो है मारकाट शुरू कर दिया और मारकाट करते हुए जो है पलामू के किला के एकदम पास में पहुंच गया। तो प्रताप राय ने संधि करना बेहतर समझा। जैसे ही मारकाट करते हुए सेना किले के नजदीक पहुंच जाता है, राजमहल में पहुंच जाता है, तो उन्होंने प्रताप राय ने अब देखा कि अब तो इनकी सेना बहुत ज्यादा है और उस कंडीशन में मेरे पास सैनिक कम है, तो हम इनसे युद्ध नहीं जीत सकते हैं। तो क्या किया जाए,
तो एक संधि कर लिया जाए। तो संधि करना उन्होंने बेहतर समझा। तो प्रताप राय ने 80,000 रुपए देने तथा पटना में हाजिरी लगाने की जो ना बात स्वीकार की। अब इन्होंने क्या किया, प्रताप राय ने संधि किया और संधि में कहा वो जो जंग जीतते हैं वो संधि की शर्त रखते हैं। तो उन्होंने शर्त रखा कि 80,000 कर जो है ना मुगलों को देंगे और साथ ही साथ जो है ना बीच बीच में आप जो है ना पटना के सूबेदार हैं तो आपके वहां भी हम हाजिरी लगाने को जाते रहेंगे। प्रस्तावित रकम मिल जाने पर शाइस्ता खान ने 12 फरवरी 1642 ईस्वी को पटना लौट गया। अब जैसे ही इनके बीच में संधि हो जाती है और जो न संधि के फलस्वरूप जो पैसे थे वो मिल जाते हैं, तो अब वो क्या करते हैं कि सरलता के साथ जो है ना 12 फरवरी 1642 का साल रहता है उस समय जो है ना वो वापस जो है ना लौट जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अब आगे देखते हैं जबरदस्त खां का आक्रमण। अब देखते हैं कि जो है ना झारखंड क्षेत्र में मुगलों के जो है ना सूबेदार जबरदस्त खां उनका जो है ना आक्रमण के विषय में देखते हैं। तो मुगल बादशाह शाहजहां ने जो है ना 1643 ईस्वी में इतिकाद खां को बिहार का मुगल सूबेदार बनाया। अब जैसे इतिकाद खां को बिहार का नया सूबेदार बनाता है, नियुक्त करता है और उसे पलामू के शासक पर कार्रवाई करने का आदेश देता है। अब जैसे जो है यहाँ पे संधि हो गया था कि 80,000 कर के रूप में आपको देंगे और हम जो है हफ्ते में एक बार आपके पास जो है ना हाजिरी लगाने भी जाएंगे। तो फिर वहीं पे जो है ना इतना ज्यादा कर हो गया था कि 1 महीने 2 महीने के गैप में वो दे पाते थे, निरंतर रूप से जो है कर नहीं दे पाते थे। तो अब उन्होंने क्या किया, फिर पटना के जो पिछला जो ना सूबेदार थे उनको जो है ना शाइस्ता खां को हटा दिया वहां से और उनके स्थान पे जो है ना इतिकाद खां को जो है ना मुगल ने जो है ना बिहार में सूबेदार बनाया। अब उनसे जो है ना कहा गया कि आप जाइए फिर पलामू में और वहां पे जो है ना शासक पर कार्रवाई कीजिए कि वो हमें कर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो क्योंकि पलामू के शासक प्रताप राय ने पिछले वर्ष का सालाना कर नहीं दिया था कि इनकी जो ना बढ़ी हुई रकम जो ना 80,000 रुपए जो ना इतनी ज्यादा बढ़ी हुई रकम थी कि वो जो ना पिछले साल भी जो ना अपना सालाना कर नहीं दे पाए थे, जिसके कारण उन पे कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था। अब पलामू में रास्ते में सत्ता संघर्ष छिड़ देख मुगल सूबेदार इतिकाद खां ने जो है ना जबरदस्त खां को जो है ना पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजा। वहां पे देखा जाकर तो देखा कि वहां पे जो है ना सत्ता संघर्ष छिड़ा हुआ है, यानी सत्ता पे कौन रहेगा नहीं रहेगा ये जो है ना वहां पे छिड़ा हुआ है, जिसके कारण भी जो है ना उनको सालाना कर के रूप में नहीं मिला था। तो उन्होंने अब क्या कह दिया, मुगल राजा ने क्या किया कि उनको जो है ना कह दिया कि अब जाइए आप अब वहां पे पलामू क्षेत्र में जाकर आक्रमण कर दीजिए। जब जबरदस्त खां पलामू के निकट पहुंच गया, जब ये जो है ना जबरदस्त खां जो आक्रमण करने के लिए ही निकला था वो पलामू के निकट पहुंच गया, तो प्रताप राय ने तब क्या किया, प्रताप राय ने जो है ना संधि का प्रस्ताव भेजा। तब जो है ना प्रताप राय ने एक संधि का प्रस्ताव भेजा जिसने जो है ना प्रताप राय ने 1 लाख रुपए और 1 हाथी देने तथा जो है ना साथ में जो है ना पटना चलना स्वीकार किया। अब इन्होंने क्या किया कि एक जो है संधि प्रस्ताव भेज दिया और फिर जो इन्होंने कह दिया कि अब जो है ना मैं सालाना आपको 80,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए दूंगा और साथ में एक हाथी दूंगा और साथ में पटना चलना भी स्वीकार किया कि बीच में फिर मैं पटना भी आपके पास मिलने के लिए आऊंगा हाजिरी देने के लिए। तो मुगल सूबेदार इतिकाद खां की सिफारिश पर मुगल बादशाह शाहजहां ने जो है ना प्रताप राय को एक हजारी मंसूबेदार नियुक्त किया। अब इनको जो है इसी कारण जो है ना कहा गया कि आप जो है 1,000 मंसूबेदार नियुक्त हुए, यानी आपके अंदर जो है 1,000 जो है ना सैनिक और रहेंगे। पलामू को जो है ना उसी के अधिकार में रहने दिया गया। अब जैसे ही जो है ये 80,000 से कह दिया कि 1 लाख रुपए और एक हाथी देंगे और बीच में हम पटना भी आपके पास मिलने के लिए चल आएंगे, तो उन्होंने क्या किया कि उस राजा के जो पलामू में आदेश दिया गया था कि आप युद्ध कीजिए, राजा सूबेदार को दिया था, तो अब वो युद्ध जो है उन्होंने वापस लिया और ये जो है ना 1 लाख और एक हाथी लेना स्वीकार कर लिया और वहां का राजा जो है उसी प्रकार जो है वही बने रहे।
तथा वहां सालाना कर 1 करोड़ दाम रहने दिया तथा वहां का जो है ना सालाना कर जो है ना 1 करोड़ दाम तय किया। अब जो है ना अब पलामू में जो है ना वो राजा उसी को रहने दिया और उनका जो है ना दाम लगाया गया, तो 1 करोड़ दाम तय किया गया। अब बढ़ के इतना ज्यादा हो गया, 1 करोड़ दाम कर दिया। यह समझौता जो है ना मार्च जो है ना 1644 ईस्वी में हुआ। उसी वर्ष जबरदस्त खां जो है ना मुगल दरबार गया, जहां मुगल बादशाह शाहजहां ने पलामू अभियान में उसकी सफलता के फलस्वरूप उसे 2000 मनसबदारी ये पद होता है, इस पे जो है नियुक्त किया गया। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी की लड़ाई शुरू हो गई। अब शाहजहां के जो पुत्र थे उनके बीच में क्या हुआ कि उत्तराधिकारी का युद्ध होने लगा। और ये जो है ना शाहजहां का उत्तराधिकारी युद्ध की अगर बात की जाए तो मैंने मेडाइवल एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री में हमने पढ़ाया है, जिसका क्लासेस इसी चैनल पे मिल जाएगा। होने लगा ठीक पहले प्रताप राय की मृत्यु हो गई, जैसे उनकी वहां उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था ठीक उससे पहले जो है ना प्रताप राय की मृत्यु हो गई। कुछ महीने तक जो है ना भोपाल राय पलामू का शासक रहा। कुछ समय के लिए देखे तो भोपाल राय जो है ना उनके मृत्यु के पश्चात जो है ना भोपाल राय वहां के शासक बने। उसके बाद जो है ना मेदिनी राय पलामू का शासक बना। उसके बाद जो है ना भोपाल राय के बाद जो है ना मेदिनी राय जो है ना पलामू का शासक बनता है। अब सिंहभूम का सिंह वंश की बात करते हैं। अब सिंहभूम में जो है ना सिंह वंश थे उसके विषय में अब हम लोग जानते हैं। तो सिंहभूम के जो है ना सिंहवंशी राजा मुगलों के निकट संपर्क में थे। अब सिंहवंशी के जो है ना मुगल राजा जो थे वो जो है ना सिंहवंशी राजा मुगलों के निकट के संपर्क में थे। मुगल बादशाह शाहजहां के समय में ही सिंहवंशी शासक ने मुगलों को सालाना कर देना मंजूर किया। अब जैसे ही इनका जो है ना शासनकाल था, सिंहवंशी शासक जो थे उन्होंने जो है ना मुगलों को सालाना कर देना जो है ना मंजूर कर लिया। उनकी जो ना अधीनता वो स्वीकार कर लिया और सालाना कर देना उन्होंने मान लिया। मुगलों को ये कर उड़ीसा के मुगल सूबेदार के मार्फत प्राप्त होता था। अब जो है ना इनको जो है ना सिंहभूम का जो कर था ये जो है ना उड़ीसा को राजा के उड़ीसा का जो सूबेदार था मुगल सूबेदार उनके जो है ना द्वारा ये कर उनको प्राप्त होता था मुगल को। ठीक है, क्योंकि सिंहभूम की बात की जाए तो ये उड़ीसा से काफी नजदीक पड़ता है, सटा हुआ था। इसी कारण बस जो है ना अगर सिंहभूम क्षेत्र पे कोई भी कार्रवाई करनी होती थी तो ये क्या करते थे कि उड़ीसा के जो सूबेदार होते थे उनको जो है ना ये कह दिया करते थे और वो जो है ना सूबेदार जाके इस क्षेत्र में सिंहभूम वाले क्षेत्र में जाकर राजा पे कार्रवाई करते। अन्य क्षेत्रीय राजवंश, अब देखते हैं अन्य क्षेत्रीय राजवंश के विषय में। तो शाहजहां के शासनकाल में मानभूम क्षेत्र जो वर्तमान में जो है ना धनबाद है, आज का धनबाद में जो है ना मुगलों का हस्तक्षेप काफी बढ़ गया। यहाँ पे जो है देखे तो मुगलों का हस्तक्षेप की बात कही है तो काफी ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया। पंचायत के जो राजा हुआ करते थे वीर नारायण सिंह, ये जो है ना वीर नारायण सिंह यानी उस समय जो है ना पंचायत जो अभी वर्तमान बंगाल का क्षेत्र बना हुआ उस समय जो है ना ये झारखंड का क्षेत्र था और ये जो है ना धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता था। ये जो है ना वीर नारायण सिंह क्या किए, मुगलों के हाथों पराजित हो गए। इन्होंने जो है चाहा कि उनके साथ जो है ना मुगल सैनिकों के साथ युद्ध करे और युद्ध करके इनको क्या मिला, परिणाम स्वरूप जो है ना ये युद्ध में पराजित हो गए और जो है ना उसे राजधानी परिवर्तन करना पड़ा और उनको जो है ना पराजित हुआ और वो जो है ना अपना राजधानी को परिवर्तित कर लिया। इसके अलावा जो है ना रामगढ़ राज्य भी जो है ना मुगलों के प्रभाव क्षेत्र में रहा। रामगढ़ का जो राज्य है वो क्षेत्र भी जो है ना मुगलों के प्रभाव में रहा, आ चुका था प्रभाव में। शाहजहां के समय में 1639 ईस्वी में बंगाल सूबा की राजधानी राजमहल था। बंगाल सूबा की बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या था, राजमहल था। झारखंड के साहेबगंज जिला में स्थित ये जो है ना राजमहल जो है, ये राजमहल कहाँ पे है तो झारखंड के ही साहिबगंज जिला में ये राजमहल का क्षेत्र पड़ता है। जो राजमहल हम लोग ज्योग्राफी में इसके विषय में पढ़ेंगे, ये कोयले के विषय में अगर देखा जाए तो ये सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में आता है। बाद में बंगाल सूबा की राजधानी राजमहल, बाद में अगर बात की जाए तो बंगाल जो है ना सूबा था उसका जो है राजधानी क्या किया, उन्होंने जो है ना राजधानी राजमहल के स्थान पर जो है ना ढाका, राजमहल के स्थान पर उन्होंने राजधानी कहाँ बना लिया, ढाका को बना लिया।
ढाका। अब ये ढाका जो ना देखे तो बांग्लादेश का क्षेत्र पड़ता है वर्तमान में। राजमहल में सिर्फ एक शाही टकसाल रह गई। अगर राजमहल में बात की जाए तो सिर्फ एक जो है ना शाही टकसाल रह गया। शाही टकसाल का मतलब है कि टकसाल जहाँ जो अस्त्र शस्त्र बनते थे एवं जो है ना मुद्राएं बनाई जाती थी उस क्षेत्र को जो है ना टकसाल कहते हैं। तो शाही टकसाल का क्षेत्र जो है ना रह गया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं औरंगजेब कालीन झारखंड। अब जो है ना वो हम लोग कंप्लीट कर चुके शाहजहां वाला काल। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है कि औरंगजेब काल में हमारे ये झारखंड कैसा था, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं औरंगजेब कालीन जो है ना झारखंड। जब जो है ना मुगल जो है ना राजगद्दी पर जो है ना शाहजहां के बाद औरंगजेब जैसे उनके पुत्रों में जो है ना सत्ता संघर्ष शुरू हो गया था। तो सत्ता संघर्ष शुरू होने के परिणाम स्वरूप क्या किए कि औरंगजेब जो है ना सत्ता पर आधिपत्य सत्ता पे जो है ना अधिकार जमा लेते। और ही औरंगजेब जो है ना अगर डिटेल्स में अगर पढ़ा जाए शाहजहां और औरंगजेब के बीच के रिश्ते, तो शाहजहां जो है ना औरंगजेब के पिता थे और उनके जो है ना 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में जो है ना सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया था। बस एक अफवाह के वजह से संघर्ष शुरू हुआ था। किस वजह से? अफवाह कि अब वो जो है ना बीमार है और बीमार होने के कारण बस जो है ना वो जो है ना कभी भी मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी के चलते जो है ना क्या हुआ था कि कहीं पिता जो है ना किसी और को शासक ना बना दे, इसी डर के वजह से क्या किया उन्होंने, युद्ध का संघर्ष चारों भाइयों में छिड़ गया। उनमें से जो ना काफी भाइयों को जो है ये बंदी बना लेते हैं और काफी भाइयों को जो है ये औरंगजेब मार डालता है। उसके बाद जब ये जाता है अपने वहां क्षेत्र में जाता है, दिल्ली दरबार में जाता है, तो वहां देखता है कि इनके पिता स्वस्थ हैं और बिल्कुल स्वस्थ है। और मृत्यु जैसी अफवाह जो फैली हुई थी कि कभी भी मर सकते हैं या तो मर गए हैं, वो अफवाह से ये जो ना परिचित होते हैं तो देखते हैं उनके पिता जिंदा है। तब क्या करते हैं औरंगजेब ने डर के मारे कि किसी और भाई को ये उत्तराधिकारी अपना ना बना ले, उसके वजह से इन्होंने औरंगजेब ने क्या किया था अपने सैनिक के साथ जो है ना अपने पिता शाहजहां को ही इन्होंने क्या किया ना बंदी बना लिया, कैद कर लिया। कैद करके क्या किया इन्होंने कारागार में इनको डाल दिया। और इनकी हालत शाहजहां जो कि इनके पिता थे, इनकी हालत जो मृत्यु में जिस दशा में इनकी मृत्यु हुई वो काफी जो है ना दयनीय दशा थी। जो मुगल सरदार जो पूरे पूरे जो है ना भारत में लगभग भारत के अधिक से अधिक क्षेत्रों में भागों में जिनका राज था, उनको जो है ना एक मृत्यु हुआ एक कैदी के रूप में और एक बीमार कैदी के रूप में उनको 7 वर्ष से अधिक समय तक उनको रखा गया कारागार में और उसी में जो है ना उनकी मृत्यु हुई। तो बहुत ज्यादा ये मतलब प्रताड़ित होकर इनकी मृत्यु हुई थी। अगर इस विषय को आप अगर और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मेरी पिछली क्लासेस जो हुई है इसमें लूसेंट मध्यकालीन भारत जो मैंने पढ़ाया है उसमें आप जाके इसके विषय में आप पढ़ सकते हैं कि एक राजा उनके पुत्र द्वारा किस प्रकार की उनको मृत्यु दी गई थी।